प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे जापान के संविधान में अधिकारों के बारे में कि जापान की संविधान में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए थे, है ना। हमें मालूम ही है कि जो मेइजी संविधान था जापान का, जो पहले वाला संविधान है ना, अभी का तो शोवा संविधान कहलाता है, और मेइजी संविधान के अंतर्गत नागरिकों को बहुत सीमित अधिकार प्रदान किए थे और सरकार अनेक प्रकार के उस पर प्रतिबंध भी लगा सकती थी। लेकिन 1947 के संविधान के द्वारा जो समय बढ़ता गया, उसमें फिर जैसे अमेरिका, फ्रांस, भारत, वहाँ पे भी देखा कि संविधानों में संविधान के अंदर नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, तो वैसे ही सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार जापान के लोगों को भी इस संविधान के अंदर दिए गए। और संविधान के अनुच्छेद 10 से लेकर अनुच्छेद 40 तक, है ना, उसमें नागरिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 11 में यह भी उल्लेख किया गया है कि व्यक्तियों को इनमें से किसी भी मानवीय अधिकार के उपयोग से वंचित नहीं किया जाएगा और वह मूलभूत मानवीय अधिकार वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को शाश्वत उल्लंघन रूप से प्राप्त रहेंगे, बिना किसी उल्लंघन के, बिना किसी परेशानी के उनको प्राप्त रहेंगे, है ना। इसी तरह जो पहला अधिकार है वह है समानता का अधिकार, कि भारत के संविधान की भांति जापान के संविधान में भी नागरिकों को यह अधिकार दिया गया। और इस संबंध में अनुच्छेद 14 में कहा गया कि सब व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं और धर्म, जाति, लिंग, सामाजिक स्तर या वंश परंपरा के आधार पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाएगा। प्राचीन काल में देखिए, जापान में इंग्लैंड की भांति ही विशिष्ट जनों को पीयर की उपाधि भी दी जाती थी, एक सम्मान दिया जाता था। लेकिन नवीन संविधान में इसको हटा दिया गया। और क्यों हटाया गया? कि भाई किसी भी नागरिकों को विशेष सम्मान प्रदान नहीं किया जाएगा जिससे कि किसी प्रकार का कोई विभेद उत्पन्न हो। इनके समानता के अधिकार की एक विशेषता और भी थी, इसके अंतर्गत वैवाहिक जीवन में स्त्री पुरुष की समानता पर बल दिया गया था। इसमें अनुच्छेद जो 24 है उसके अंदर लिखा गया था कि विवाह दोनों लिंगों की सहमति पर आधारित होंगे। अगर किसी की असहमति है तो विवाह नहीं होगा। उनको पारस्परिक सहयोग एवं पति पत्नी के समान अधिकारों के मूल आधार पर स्थिर रखा जाएगा। उत्तराधिकार, संपत्तिक अधिकार, अधिवास का चयन, विवाह और संबंध विच्छेद तथा परिवार एवं विवाह संबंधी अन्य विषयों पर कानून दोनों लिंगों की अनिवार्य समानता के सिद्धांत पर ही निर्मित होंगे, ठीक है ना। तो समानता, वैवाहिक समानता भी इन्होंने प्रदान की है। इसी के साथ दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, कि स्वतंत्रता के अधिकार को उचित महत्व देते हुए संविधान के अंतर्गत नागरिकों की अधिक महत्वपूर्ण जो स्वतंत्रता उसका उल्लेख किया है, जैसे विचार तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि व्यक्ति के विचारों तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता का कभी भी उल्लंघन नहीं किया जाएगा। दूसरा दिया इन्होंने समुदाय बनाने तथा भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता, कि नागरिकों को समुदाय बनाने, भाषण देने और समाचार पत्रों को सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार होगा। तीसरा दिया इन्होंने साहित्य की भी स्वतंत्रता, कि संविधान के अंतर्गत साहित्य स्वतंत्रता की भी गारंटी दी जाएगी, साहित्य के लिए भी सब स्वतंत्र हैं। चौथा दिया व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा। तो अनुच्छेद जो 31 है इनका, उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित विविध जो भी इनकी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया उससे अलग नहीं किया जाएगा। फिर ये अभियुक्त की प्रतिरक्षा का अधिकार, है ना। अभियुक्त की प्रतिरक्षा का अधिकार में क्या है कि संविधान के अंतर्गत इन्होंने क्या दिया है, अभियुक्त की प्रतिरक्षा का अधिकार। तो जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर इन्होंने क्या कहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा। और संविधान में ये शब्दावली है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसको इन्होंने ग्रहण किया है। और जैसे जो अमेरिकी शब्दावली क्या थी कि विधि की उचित प्रक्रिया, दो प्रकार के संविधान देखिए, भारत ने तो अपनाई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और अमेरिका में है विधि की उचित प्रक्रिया, है ना। तो जापान ने भी कौन सी अपनाई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को। फिर कहा अभियुक्त की प्रतिरक्षा का अधिकार, कि संविधान के अंतर्गत इस बात की व्यवस्था की गई है कि कार्यपालिका के द्वारा किन्हीं व्यक्तियों का पर अभियोग लगाकर उनके प्रति मनमाना व्यवहार नहीं किया जा सके। सभी फौजदारी मुकदमों में भी अभियुक्त को किसी निष्पक्ष न्यायालय के शीघ्र तथा सार्वजनिक जांच कराने का अधिकार होना चाहिए। अभियुक्त को गवाहों से जिरह करने का, वकील की सहायता पाने का यह भी अधिकार होना चाहिए, है ना। यह अभियुक्त की प्रतिरक्षा के अधिकार के अंदर आता है। और यदि अभियुक्त स्वयं वकील नहीं कर सकता है तो राज्य को उसको खर्चा देना पड़ेगा वकील करने के लिए, ठीक है ना। फिर दिया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, नवीन संविधान के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता के जो आदर्श हैं उनको अपनाया है
और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 20 में कहा है कि सबको धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। किसी भी धार्मिक संगठन को राज्य से कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा और न ही वह किसी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करेगा। तो किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक कार्य, समारोह या रीति में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और राज्य धार्मिक शिक्षा भी कभी नहीं देगा। ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर है कि धर्म के प्रति राज्य किसी भी एक धर्म को विशेष प्रोत्साहन नहीं करेगा। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार कि भारतीय संविधान के समान ही आप देखिए जापान के संविधान द्वारा भी नागरिकों की शोषण से रक्षा की व्यवस्था की गई है। पहले की सामंतवादी पृष्ठभूमि के कारण इस प्रकार का अधिकार प्रदान करना आवश्यक भी था, क्योंकि है ना सामंतवादी पृष्ठभूमि है इसकी। तो संविधान के अनुसार नागरिकों से उनकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक किया हुआ जो श्रम है वह भी अपराध की श्रेणी में माना गया, जो विधि के अनुसार दंडित होगा। संविधान का जो अनुच्छेद है 18 द्वारा दास्ता की प्रथा को अंत कर दिया गया है ना, और अनुच्छेद 27 में बच्चों के शोषण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो वहाँ पे भी शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फिर है शिक्षा का अधिकार कि जापानी नागरिकों को योग्यता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और इसके साथ ही प्रजाजनों का यह कर्तव्य भी बतलाया उन्होंने कि स्वयं की देखरेख में बच्चों को विधि द्वारा उपबंधित शिक्षा दिलावे। ठीक है ना। और अनुच्छेद 26 में लिखा है ये चीज़ कि प्रजाजनों का कर्तव्य है कि वे स्वयं की देखरेख में बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे। और वर्तमान समय में जापान में प्रथम 9 वर्ष तक की शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क रखी गई है और पाठ्यक्रमों में सदाचार, संयम तथा खेल आदि जैसे विषय भी सम्मिलित किए गए हैं। शिक्षा का माध्यम वहाँ जापानी भाषा है और शिक्षा के क्षेत्र में जापान के द्वारा जो प्रगति की गई है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है, बहुत ही प्रशंसनीय है। वर्तमान समय में जापान में मतलब आप देखिए कि लगभग 99.9 व्यक्तिगत एक तरह से 100% ही लोग वहाँ पर आपको शिक्षित मिलेंगे, है ना। फिर है पारिवारिक स्वतंत्रता तथा घरों की सुरक्षा का अधिकार कि जापान के संविधान के द्वारा नागरिकों को पारिवारिक स्वतंत्रता तथा घरों की सुरक्षा का अधिकार भी प्रदान किया गया है, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपना पारिवारिक और सामाजिक जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सके। ये कौन से अनुच्छेद में है? 24 में, कि पारिवारिक स्वतंत्रता और परिवार में स्त्री पुरुष की समानता की व्यवस्था करता है कि दोनों समान हैं, है ना, कोई भेद नहीं होगा। और अनुच्छेद 35 कहता है कि सभी नागरिकों को अपने घरों की सुरक्षा का अधिकार है। घर की तलाशी किसी वारंट के आधार पर ही ली जा सकती है, कोई भी किसी के घर में नहीं घुसेगा, है ना। घरों की व्यय को भी सुरक्षित रखा है। इसके बाद दिया ना व्यवसाय और संपत्ति का अधिकार। देखिए, व्यक्ति के द्वारा श्रेष्ठता के साथ सामाजिक जीवन व्यतीत किया जा सके, इसके लिए उसे व्यवसाय की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, उचित मात्रा में संपत्ति का अधिकार भी होना चाहिए। तो जापान के संविधान के द्वारा इन अधिकारों को दिया गया है और उचित व्यवस्था की गई है ना। उन्होंने अनुच्छेद 22 में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना निवास स्थान बदलने, इच्छानुसार व्यवसाय चुनने और उस सीमा तक अधिकार होगा कि सार्वजनिक कल्याण में कोई बाधा उपस्थित न हो, मतलब किसी को कोई परेशानी नहीं हो, वो अपना काम अच्छी तरह से कर सकता है। देखिए, अनुच्छेद 29 में भी कहा गया है कि व्यक्तियों के संपत्ति रखने तथा धारण करने के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। संपत्ति रख सकते हैं वो, संपत्ति के अधिकार की परिभाषा कानून द्वारा की जाएगी और इस परिभाषा को निर्धारित करते समय इसको ध्यान में रखा जाएगा, सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर ही इसकी परिभाषा की जाएगी, है ना। निजी संपत्ति को उपयुक्त मुआवजा देने पर सरकार जो भी है जनता का के जो चीज़ें हैं उनका उपयोग कर सकेगी, लेकिन उनको मुआवजा देना पड़ेगा फिर उस जगह। इस प्रकार नागरिकों को संपत्ति का अधिकार असीमित रूप से प्राप्त नहीं है और सार्वजनिक हित की दृष्टि से उसे थोड़ा सीमित कर दिया गया है कि राज्य द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति जनता के उपयोग के लिए और उचित मुआवजा देकर ही ली जा सकती है, फालतू नहीं। उसमें है कि कोई हित निहित होना चाहिए जनता का। इस संबंध में मुआवजे की उपयुक्तता का निर्णय भी न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। इसी के साथ आप देखिए राजनीतिक अधिकार दिए हैं। राजनीतिक अधिकार में कौन सा अधिकार है? मताधिकार, कि संविधान के प्रत्येक वयस्क मताधिकार दिया गया है। 20 वर्ष की आयु पूरी कर चुकने के बाद प्रत्येक स्त्री पुरुष को अधिकार होगा और यह भी कहा गया है कि जनता के प्रतिनिधि और सभी सार्वजनिक अधिकारी नागरिकों के सेवक हैं, वे किसी विशेष वर्ग से नहीं आते। और कौन से अनुच्छेद में दिया है? 15 में। इसी तरह से दूसरा उन्होंने अधिकार दिया है याचिका भेजने का अधिकार। ये अनुच्छेद 16 के अंदर है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हानि की पूर्ति करवाने, सार्वजनिक अधिकारियों को हटाने, कानूनों को बनवाने या संशोधित कराने, अध्यादेशों, नियमों तथा विनियमों में कोई परिवर्तन कराने या उन्हें रद्द करवाने के लिए याचिका भेजने का अधिकार है। और इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं दिया जा सकता। जो याचिका भेजता है उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्षतिपूर्ति का अधिकार ये 17 अनुच्छेद में दिया है। यदि किसी व्यक्ति को किसी सरकारी अधिकारी के अवैध कार्यों के कारण कोई हानि होती है तो उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का
अधिकार है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, किसी ने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है तो फिर सामने वाले को क्षतिपूर्ति मिलेगी, है ना। फिर ये नागरिकता छोड़ने का अधिकार भी है कि सभी नागरिकों को विदेश में बसने, अपनी राष्ट्रीयता छोड़ने, इन सब का भी अधिकार दे रखा है जो अनुच्छेद 22 के अंदर है ना। फिर देखिए और है कि भौतिक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार, ये इसके अंदर दिया है उन्होंने। और इसके अंदर क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जापान के संविधान के द्वारा अपने नागरिकों को न केवल नागरिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार ही दिए हैं, बल्कि सोवियत रूस आदि साम्यवादी राज्यों के समान आर्थिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं, है ना। केवल सामाजिक और राजनीतिक अधिकार ही नहीं है जापान में, आर्थिक अधिकार भी हैं। जैसे कौन से अधिकार हैं? काम का अधिकार, अनुच्छेद 27 में कहा कि सभी व्यक्तियों को कार्य पाने का अधिकार है। मजदूरी का स्तर, काम के घंटे, विश्राम तथा कार्य की शर्तें, ये सब कानून द्वारा तय की जाएंगी और बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए। तो काम पाने का अधिकार वहाँ पर आर्थिक अधिकारों के अंदर दिया गया है। दूसरा, एक जीवन स्तर को बनाए रखने का अधिकार, ये भी उन्होंने अनुच्छेद 25 में इसकी व्यवस्था की है कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य और सांस्कृतिक दृष्टि से कम जीवन स्तर बनाए रखने का अधिकार होगा। और राज्य का एक कर्तव्य होगा कि सामाजिक कल्याण, सुरक्षा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की वो क्या करेगी? उन्नति करेगा, है ना। तीसरा दिया है कि मजदूरों के अधिकार, अनुच्छेद 28 में इस चीज़ को भी दिया है कि मजदूरों को संघ बनाने, सौदेबाजी करने और सामूहिक रूप से कार्य करने का अधिकार होगा, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार के 3 अधिकार, काम के अधिकार, जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए सभी नागरिकों को, और मजदूरों के अधिकार, ये उन्होंने दिए हैं जिससे कि किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब आप देखिए कि इन अधिकारों का महत्व क्या है, अधिकार दिए क्यों गए हैं, है ना। तो संविधान द्वारा नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं, जापान के संविधान का अधिकार पत्र अन्य किसी भी संविधान की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा है। और उसकी विशेष बात है कि पश्चिमी देशों की परंपराओं के अनुसार नागरिकों को न केवल नागरिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए हैं, बल्कि आर्थिक अधिकार भी प्रदान किए हैं, जिसका हमने अभी चर्चा की थी, जिनका वर्तमान समय की परिस्थितियों में निश्चित रूप से बहुत ही अधिक महत्व है। जापानी नागरिकों और लेखकों के द्वारा इस दृष्टि से संविधान की बहुत अधिक प्रशंसा की गई है ना। जैसा कि यानागा लिखते भी हैं इसके अंदर, क्या लिखते हैं यानागा कि इससे पूर्व कभी नागरिकों को उतने व्यापक अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं रही हैं, जिन्हें कि समाज में व्यक्ति की स्थिति की रक्षा और उनके सम्मान में वृद्धि के लिए एक वैधानिक व्यवस्था का आंतरिक अंग बनाया गया है। प्रजातंत्र में व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सभी स्वतंत्रताओं की व्यवस्था इस संविधान द्वारा की गई है ना। तो उन्होंने सारी जो अधिकार हैं वो इसके अंदर दिए हैं। नवीन संविधान के मानवीय अधिकार संबंधी जो प्रावधान हैं वो जापान के नागरिकों में महान भाव उत्पन्न करते हैं। तो इन्होंने ऐसा नहीं कि अधिकार दिए हैं, लेकिन अधिकार के साथ उसके क्रियान्विति की भी व्यवस्था की है। देखिए कि संविधान में, है ना, अधिकारों की क्रियान्विति कैसे की जाए। केवल अधिकार लिखित रूप में दे दें, उससे क्या मतलब है। तो अधिकारों की क्रियान्विति का कार्य न्यायिक कार्यवाही के आधार पर ही किया जा सकता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 11 में जैसे लिखा है इन्होंने कि व्यक्तियों को इनमें से किसी भी मानवीय अधिकार के उपयोग से वंचित नहीं किया जाएगा। वे मूलभूत मानवीय अधिकार वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को अनुल्लंघनीय रूप से प्राप्त होंगे, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो संविधान द्वारा अधिकारों को अनुल्लंघनीय घोषित किए जाने की इस बात की स्पष्ट ध्वनि है कि राज्य के द्वारा नागरिक अधिकारों का कभी भी उल्लंघन नहीं किया जाएगा, है ना। तो व्यवहार में न्यायपालिका और जापान के नागरिकों ने स्वयं ये कहा है कि एक तरह से सजगता का परिचय दिया है। और विशेष बात क्या है इसकी कि जापान के नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग सदैव ही बहुत ही उत्तरदायित्व की भावना से करते हैं। इसके अनुच्छेद 81 में भी लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय अंतिम न्यायालय है और उसे किसी भी कानून, आदेश, व्यवस्था तथा सरकारी कार्यों की संवैधानिकता के निर्णय का अधिकार प्राप्त है ना। तो इसमें अधिकारों के साथ साथ अधिकारों की क्रियान्विति की जो व्यवस्था है उसको भी कहा गया है। और अनुच्छेद 96 में लिखा है कि सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता की घोषणा में स्पष्ट है कि अधिकारों का अन्य व्यक्तियों या शासन के द्वारा उल्लंघन नहीं किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा हेतु आवश्यक कदम उठा सकता है। तो जापान के संविधान के अंदर नागरिकों के हित के लिए अच्छे अधिकार दिए गए हैं और उसके क्रियान्विति की व्यवस्था भी की गई है।